हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासोपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री के टर्म 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स कैरी करता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, बी, सी और डी सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स कैरी करता है। इसकी वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 7। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन इसमें 6 मार्क्स कैरी करता है। इसकी वर्ड लिमिट है 150 to 200 वर्ड्स। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स कैरी करता है और इसमें सब पार्ट्स भी आपको गिवन है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और 2 मार्क्स कैरी करता है। पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है। इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चंस में प्रोवाइड की गई है। आपको उनमें से एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके सिवाय जहां पर भी ज़रूरत है उस क्वेश्चन में और उस सेक्शन में सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा राइट 4 मेन रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ रीअसिनेंस इन इटली। इटली में पुनर्जागरण की उत्पत्ति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट इन इंग्लैंड, एनालाइज। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई, विश्लेषण कीजिए। इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन दिया गया है इलैबोरेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के प्रारंभ और अंत के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू नो अबाउट द ओपियम वार्स, हाउ डिड इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ चाइनीज। अफीम युद्धों के बारे में आप क्या जानते हैं, इन्होंने चीनियों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब इन डिटेल द 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अडॉप्टेड बाय चाइना एंड जापान। यहाँ पे पार्ट्स आएगा। चीन और जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के 2 अलग अलग रास्तों का विस्तार से वर्णन करें। 6 क्वेश्चन To what extent do you agree that industrial revolution was a mixed boon? आप किस हद तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान थी। इसकी चॉइस में क्वेश्चन गिवन है स्टीम पावर was widely used in different fields, explain in detail। विभिन्न क्षेत्रों में भाप शक्ति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। इसकी चॉइस में क्वेश्चन है व्हाट वर द मेजर चेंजेस एंड स्पेशलिटीज दैट अकर्ड इन मिडिवल यूरोपियन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग 14th एंड 17th सेंचुरी। 14वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता में कौन से प्रमुख परिवर्तन और विशिष्टताएं हुई। सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चंस। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये सोर्स पढ़ के इसमें आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन 1854 द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ नेटिव लीडर चीफ सेटल। द प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड द चीफ टू साइन अ ट्रीटी गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड दे लिव्ड ऑन टू द अमेरिकन गवर्नमेंट। द चीफ रिप्लाइड हाउ कैन यू बाय और सेल द स्काई, the warmth of the land. The idea is strange to us. If you do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can one buy them? Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and every humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memories of the red man. So when the great chief in Washington sends words that he wishes to buy our land, he asks much of us.
The great chief sends words that he will reserve us a place so that we can live comfortably. He will be our father and we will be his children. So we will consider your offer to buy our land. But it will not be easy, for this land is sacred to us. The shining water that moves in the streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you land, you must remember that it is sacred, and you must teach your children that it is sacred, and that each ghostly reflection in the clear water of the lakes tells of the events and memories in the life of my people. The water's murmur is the voice of my father's father. क्वेश्चन है, वट वॉज द मैसेज ऑफ द चीफ? जो चीफ थे उनका क्या मैसेज था? वट आर द नेटिव्स, वाई आर द नेटिव्स सो मच अटैच्ड टू लैंड एंड रिसोर्सेज? जो नेटिव्स हैं वो इतना अटैच्ड क्यों हैं लैंड और रिसोर्सेज से? नेक्स्ट है, द शाइनिंग वाटर दैट मूव्स इन द स्ट्रीम्स एंड रिवर इज नॉट जस्ट वाटर, हाउ जस्टिफाई द स्टेटमेंट? नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक देशी नेता चीफ सिएटल का एक पत्र मिला। राष्ट्रपति ने प्रमुख से एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जिसमें वे अमेरिकी सरकार को जमीन का एक बड़ा हिस्सा देते थे। मुखिया ने उत्तर दिया, आप आसमान को कैसे खरीद या बेच सकते हैं, और ज़मीन की गर्मी को भी आप कैसे खरीद और बेच सकते हैं? यह विचार हमारे लिए अजीब है। यदि आपके पास हवा की ताजगी और पानी की चमक नहीं है, तो आप उन्हें कैसे खरीद सकते हैं? पृथ्वी का प्रत्येक भाग मेरे लोगों के लिए पवित्र है। हर चमकता हुआ चीड़ सुई, हर रेतीला किनारा, अंधेरे जंगल में हर धुंध, हर समाशोधन, हर गुनगुनाते कीट मेरे लोगों की समृद्धि और अनुभव में पवित्र हैं। पेड़ के माध्यम से बहने वाला रस लाल आदमी की यादें रखता है। इसलिए जब वाशिंगटन के महान प्रमुख शब्द भेजते हैं कि वह हमारी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो वह हमसे बहुत कुछ मांगते हैं। ग्रेट चीफ ने संदेश भेजा कि वह हमें एक जगह आरक्षित करेंगे ताकि हम आराम से रह सकें। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम ज़मीन खरीदने के आपके प्रस्ताव का विचार करेंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसलिए यह भूमि हमारे लिए पवित्र है। झरनों और नदियों में बहता चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का खून है। अगर हम आपको ज़मीन बेचते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि यह पवित्र है, और आपको अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि यह पवित्र है। और झीलों के साफ पानी में हर बूंद या प्रतिबिंब मेरे लोगों के जीवन में घटी घटनाओं और यादों के बारे में बताता है। पानी की बड़बड़ाहट मेरे पिता के पिता की आवाज़ है। अभी आपके क्वेश्चंस हैं। मुखिया का संदेश क्या था? मूल निवासियों को भूमि और संसाधनों से इतना लगाव क्यों है? झरनों और नदियों में बहता चमकीला पानी केवल पानी नहीं है, कैसे? इसको आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। D.H. Lawrence, 1885 to 1930, British essayist and novelist, writing 70 years after Dickens, described the change in a village in the coal belt, change which he had not experienced but about which he had heard from older people. Eastwood must have been a tiny village at the beginning of the 19th century, a small place of cottages and fragmentary rows of little four-roomed miners' dwellings of the old coilers. But somewhere about 1820, the company must have sunk the first big shaft and installed the first machinery of the real industrial colliery. Most of the little rows of dwellings were pulled down, and the dull little shops began to rise along the Nottingham Road, while on the downslope the company erected what is still known as the new buildings, little four-room houses looking outward into the grim, blank street and the back looking into the desert of the square, shut in like barracks and closer. Very strange. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who is the author of the given passage? Has the writer described his own experiences in the above passage? Third है, what does the author want to convey through this description? नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। D.H. Lawrence, 1885 से 1930, ब्रिटिश निबंधकार और उपन्यासकार। डिकेंस के 70 साल बाद लिखते हुए कोयला बेल्ट के एक गांव में बदलाव का वर्णन करते हैं, जो बदलाव उन्होंने अनुभव नहीं किया, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने बड़े लोगों से सुना था। ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में एक छोटा सा गांव रहा होगा। कॉटेज की एक
छोटी सी जगह और छोटे से 4 कमरे वाले खनकों के घरों की खंडित पंक्तियां, पुराने खनक के घर। लेकिन कहीं 1820 के पास आकर पहला बड़ा शाफ्ट विफल हो गया और वास्तविक औद्योगिक खनक की पहली मशीनरी स्थापित हुई। आवासों की अधिकांश छोटी पंक्तियों को नीचे गिरा दिया गया और सुस्त छोटी दुकानें नोटिंघम रोड के साथ साथ नीचे की ढलान पर उठने लगी। कंपनी ने उसे खड़ा किया जिसे अभी भी नई इमारतों के रूप से जाना जाता है। 4 कमरों वाले छोटे छोटे घर जो बाहर की ओर घोर खाली गली में दिखते हैं और पीछे चौक के रेगिस्तान की ओर देखते हुए वह सेनावास के बाड़े की तरह बंद, बहुत अजीब है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। दिए गए गद्यांश के लेखक कौन हैं? क्या लेखक ने उपरोक्त परिच्छेद में अपने स्वयं के अनुभवों का वर्णन किया है? इस विवरण के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? सेक्शन डी, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स। नीचे जो मैप दिया है उसमें आपको लोकेट और लेबल करने हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको। क्वेश्चन नंबर ए है, द आइलैंड कंट्री इन द ईस्ट एशिया विच कंटेन्स द आइलैंड्स ऑफ होन्शु, क्यूशु, शिकोकू एंड होकाइडो। ईस्ट एशिया की एक आइलैंड कंट्री है जिसको आपको लोकेट करना है और उसमें कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। इसकी चॉइस में क्वेश्चन है, द कंट्री विच गोट द सपोर्ट फ्रॉम द यूएस लेड नेशंस फोर्सेज आफ्टर द कोरियन वार। जिस कंट्री को यूएस लेड नेशन फोर्सेज की सपोर्ट मिली थी कोरियन वार के बाद। क्वेश्चन नंबर बी है, आइडेंटिफाई द कंट्री मार्क्ड इन द मैप ऑफ यूरोप। यूरोप के मैप में नीचे जो कंट्री मार्क की गई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। If this video helped you, then don't forget to give it a like, share it with your friends and subscribe to my channel Krishna Classopedia. Thanks for watching.